हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जैसे कि इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इतने ही क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप 100% इसी से क्वेश्चन आएगा और लिख सकते हैं। ठीक, इसमें आपको 20 नंबर यानी जो भी सब्सिडरी में और सब्जेक्टिव जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और इसका पूरा फुल आंसर आपको कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बक्सर युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। 1 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें बक्सर युद्ध के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने से हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर इंट्रो इतना लिखते हैं ना तो 2 से 3 नंबर 20 में से आपको इंट्रो पे ही मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज आंसर देंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसे बक्सर युद्ध के बारे में बताएंगे कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना तथा अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट के संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। यही यानी कि यह लड़ाई बंगाल के नवाब द्वारा दिए गए व्यापार विशेषाधिकार के दुरुपयोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। उसके बाद में आपको बक्सर युद्ध के प्रमुख कारण बताना है। तो बक्सर युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है और टॉपिक वाइज आंसर देना है। तो किस प्रकार से टॉपिक, तो आपको टॉपिक बनाना है जैसे कि बंगाल में प्रभुत्व की समस्या, 1 नंबर टॉपिक। दूसरा टॉपिक बनाना है आपको कि संरक्षण नीति का त्याग। ठीक, तीसरा नंबर टॉपिक है अंग्रेज का व्यापारिक विवाद। चौथा नंबर टॉपिक बनाना है मीर कासिम के विरुद्ध संघर्ष और 5वां टॉपिक बनाना है मीर कासिम की पराजय और पटना हत्याकांड। ठीक है, हर टॉपिक पे आपको 5 से 7 लाइन लिखना है। ठीक है, 5 से 7 लाइन लिखिएगा तब जाकर आपको कम से कम 4 से 5 पेज, ठीक है, 4 से 5 पेज मैंने मैक्सिमम आपको लगभग 5 पेज में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब 20 नंबर क्वेश्चन का यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर होगा और अच्छे से यानी 18 या 17 आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर पूरा कैसे मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करते हैं वीडियो में। पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए या शेरशाह की राजस्व प्रणाली का वर्णन करें। तो सबसे पहले हमें शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखेंगे इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में लिखेंगे। तो इंट्रो में इस प्रकार से लिखेंगे कि शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान शासक प्रबंधकों या सुधारों में से एक था, परंतु उसने किसी नई व्यवस्था का जन्म नहीं दिया था, बल्कि क्या किया था, उसने उसके द्वारा किए गए शासन सुधार उसके पूर्व कभी ना कभी लागू हो चुके थे। पहले की जो शासन व्यवस्था था उसमें उन्होंने क्या किया कि सुधार किया, नए नियम लागू नहीं किया। ठीक है, नए नियम नहीं बनाया बल्कि पुराने में सुधार करके लागू किया था। तो इस प्रकार से शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो हम टॉपिक बनाएंगे शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार की थी। 1 नंबर टॉपिक में लिखेंगे केंद्रीय शासन, दूसरा नंबर में उसका प्रांतीय शासन कैसा था, न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार का था उसका, पुलिस व्यवस्था कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, इन सभी के बारे में 5 से 7 लाइन लिखेंगे सभी टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हमें असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे इस प्रकार से, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित न्यायपूर्ण यानी अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था या अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। इस आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने, ब्रिटिश पदों से इस्तीफा देने या लेने, सरकारी नियमों, अदालतों आदि पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि आंदोलन सफल रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से उसका हमें कारण और प्रभाव बताना है। तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कारण था, इस प्रकार से लिखना है और इसका टॉपिक देना है 4 या 5 टॉपिक। तो अगर हमें परिणाम भी बताना है तो 4 ही टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का असंतोष, दूसरा नंबर टॉपिक मांड-फोर्ड सुधारों से असंतोष और रोलेट एक्ट, और 4 नंबर टॉपिक बनाएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रकार से सभी के बारे में 5 से 7 लाइन हर टॉपिक में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए, तो परिणाम जनता में चेतना तथा निर्भीकता। पहले जनता जो संग्राम नहीं करती थी और डरती थी, उन सभी के बारे में जितना माने स्वतंत्र होने के लिए चेतना जागृत हुआ। ठीक है, और आंदोलन के परिणाम को अस्थायित्व भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से टॉपिक बना के लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में, आप शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का अभ्युदय
पर प्रकाश डालिए, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, यानी शिवाजी के नेतृत्व में मराठा का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ, मराठों के शक्ति प्रदर्शन कैसे किया, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में आप यहाँ समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का गौरव 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब अपने चरम सीमा पर, यानी मुगल साम्राज्य जब अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, उस वक्त शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान से उसे गहरा आघात पहुंचा तथा मुगल को 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने अधिकांश सैन्य संसाधनों को मराठों के विरुद्ध लगाना पड़ा। यहाँ तक कि औरंगजेब को भी अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष ढक्कन में मराठों के भीषण संघर्ष में बिताने पड़े, जिसके कारण मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। लगभग 50 वर्षों तक मराठों के विरुद्ध चलते रहने वाले संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बना। यहाँ देखिए, ठीक है। इस प्रकार से मुगल शासक अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने 4 महान पीढ़ियों ने साम्राज्य के अपने अधिकांश संसाधनों को दक्षिण में ही अस्थायित्व स्थापित किया। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय के सुधारों का वर्णन किए, या राजा राम मोहन राय की उपलब्धि क्या थी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, राजा मोहन राय भारतीय धर्म और समाज यानी समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज और धर्म में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो इसका हम टॉपिक बनाएंगे राजा राम मोहन राय की उपलब्धि या सुधार निम्नलिखित है। उपलब्धि या सुधार निम्नलिखित है, जैसे कि सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शिक्षा में सुधार और उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना में इन्होंने धार्मिक सुधार के अंतर्गत आया, जिसमें कुछ नियम कानून द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सामाजिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या किया कि जो भी दास प्रथा और सती प्रथा था, उसके विरुद्ध इन्होंने बोला था और लोगों को जागृत किया था। उसके बाद दास प्रथा यानी सती प्रथा को उसके बाद खत्म किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब के दक्षिण नीति की विवेचना करें, यानी औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बताएं। सबसे पहले औरंगजेब के दक्षिण नीति के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो औरंगजेब शासक बनने से पूर्व दक्षिण का ही सूबेदार था, ठीक है। वह वहां की सभी राजनीतिक हलचल से अच्छी तरह से वाकिफ था, समझता था। औरंगजेब सिया राज्यों और हिंदू राज्यों का शत्रु था। धर्मांध होने के से इनसे घृणा भी करता था, अतः इन राज्यों को समाप्त कर वह इस्लामिक मुगल राज्य स्थापित करना चाहता था। जहां अकबर ने अपनी नीतियों द्वारा मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, वहीं उसे अस्थायित्व प्रदान किया, वहीं औरंगजेब ने अपनी नीतियों के द्वारा दृढ़ और अस्थायित्व प्राप्त मुगल साम्राज्य को जर्जर तथा खोखला बना दिया और पतन की ओर अग्रसर किया, ठीक। तो इस प्रकार से औरंगजेब की दक्षिण नीति के संबंध में वी स्मिथ ने लिखा है। इस प्रकार से इसे कोटेशन करते हैं। अगर ऐसे लाइंस आपको मिले तो फिर लिखना है, ठीक है। इस लाइंस पे अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे तो औरंगजेब की दक्षिण नीति न केवल औरंगजेब की कब्र बनी वरन मुगल साम्राज्य का कब्र भी बनी, डॉक्टर स्मिथ ने कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे दक्षिण की 3 शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा जो निम्नलिखित है औरंगजेब को। सबसे पहले बीजापुर पर अधिकार, गोलकुंड पर अधिकार और शिवाजी से संघर्ष। तो सबसे पहले इन जो भी पॉइंट्स है, इन पॉइंट के बारे में 5 से 7 लाइन लिखना है हर पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन सभी का आंसर आपको बताएंगे हम कैसे मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। अकबर किस प्रकार से राष्ट्रीय शासक बना, या अकबर की धार्मिक नीति जो दीन ए इलाही थी उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 16वीं शताब्दी विश्व इतिहास में धार्मिक पुनः उत्थान की शताब्दी थी। यूरोप की इस तरह की यानी कि यूरोप की तरह ही भारत में पूर्ण जागरण की धारा बहने लगी। अकबर इस धारा का इस शताब्दी में प्रमुख व्यक्ति था। अकबर की उदार चेतना ने अनेक अंतर्निहित परिस्थितियां थी जो निम्नलिखित है। एक में हिंदू राजकुमारियों से विवाह, उन्होंने कुछ जो भी हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर संबंध बनाया था, जो राजपूत यानी कि राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद में जजिया और यात्रा कर की समाप्ति, जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाए जाते थे,
लगाए जाते थे या लगाए गए थे उन्हें उन्होंने हटाया था। उसके बाद में मजहर जारी किया था और दीन इलाही का आरंभ किया था। इस प्रकार से कुछ सुधार है। इस सभी के बारे में आपको 5 से 7 लाइन लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। जैसे कि भारत में 1857 में एक विशाल यानी कि एक शक्तिशाली जन विद्रोह हुआ, जिसने वर्षों से भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अपना निर्दय बदलने पर मजबूर किया था, यानी ब्रिटिश शासन को मजबूर किया था। इस विद्रोह में लाखों किसान, दस्तकर, सिपाही एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह का आरंभ तो कंपनी की एक सेना यानी भारतीय सिपाही द्वारा किया गया था। अंत में यह जो समय तक बहादुरी से लड़ते रहे, अंत समय तक अपनी मिसाल और वीरता यानी बलिदानों से उन्होंने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था। तो इस प्रकार से उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पे 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह के यानी 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित है। एक नंबर में यहाँ पे तत्कालीन कारण क्या था, जो कि कारतूत में जो गाय और सूअरों के चर्बी यानी सूअरों के चर्बी से जो कारतूत बनाए जाते थे, जिन्हें दांत से खींचकर बंदूक में पिस्टल में लोड किया जाता था, तो जो तत्कालीन कारण में ये आते हैं। उसके अंदर धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण, इन सभी के बारे में 5 से 7 लाइन आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। 1857 के विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित है। एक नंबर में प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, कंपनी के शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति आरंभ हुई, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, इनमें हिंदू और मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम थे उन सभी ने मिलकर यह आंदोलन किया था। ठीक है। इसलिए उसके अंदर फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत अंग्रेजों ने किया था 1857 के बाद, जो हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। इसके बाद में मुगल शासन में कला, स्थापत्य कला और साहित्य के विकास की समीक्षा करें। तो इस प्रकार से आप मुगल साम्राज्य में विदेश की सांस्कृतिक स्थायित्व बड़ी उन्नति हुई। सौभाग्य से इस काल में उच्च कोटि के विद्वान रहे थे, जिन्होंने अपने अपने कला के द्वारा प्रदर्शन किया था। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। एक नंबर में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 5 से 7 लाइन हर किसी के बारे में लिखना है, क्या क्या कला में, स्थापत्य कला और भवन निर्माण वगैरह कौन क्या करवाया था। जैसे शाहजहां ने ताजमहल वगैरह बनाया था, इस प्रकार से बताना है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के वर्णन के लिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताना है। औरंगजेब इसमें कहाँ तक उत्तरदायी था, यानी औरंगजेब के कारण भी पतन हुआ क्यों, इसके बारे में बताना है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में सत्य है कि किसी भी साम्राज्य का पतन किसी न किसी दिन होना ही है। फिर भी मुगल साम्राज्य अकबर जैसा युग सम्राट शासन किया था, उस साम्राज्य का पतन इतनी तीव्र गति से होगा किसी ने सोचा नहीं था। इंट्रोडक्शन में हमें इस प्रकार लिखना है। ठीक है। उसके बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। एक नंबर में है साम्राज्य और आने जाने की असुविधा, यानी साम्राज्य में यहाँ से वहां यानी इधर दक्षिण से उत्तर से दक्षिण जाने में जो असुविधा थी। इस प्रकार से अंग्रेजों औरंगजेब का धार्मिक अत्याचार, औरंगजेब किस प्रकार से धार्मिक अत्याचार कर रहा था लोगों पे, हिंदुओं पे। उसके बाद में औरंगजेब के बाद अयोग्य सम्राटों का गद्दी पर बैठना, और औरंगजेब के बाद जो सम्राट थे वो अयोग्य थे, उतने कुशल नहीं थे। मुगल साम्राज्यों के ऐशो आराम। ठीक है। उसके बाद जागीरदारी प्रथा और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इस प्रकार से सभी के बारे में, सभी टॉपिक्स पे आपको 5 से 7 लाइन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पे नमक उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना और गैर कानूनी था। नमक के कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से एक नंबर है साइमन कमीशन का निराशाजनक रिपोर्ट। दूसरा नंबर कारण में पॉइंट बनाकर लिखना है नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, पूर्व स्वराज की मांग, और 4 नंबर में गांधी जी के मांगों की उपेक्षा।
हर पॉइंट के बारे में आपको 5 से 7 लाइन में लिखना है। उसके बाद में समझना हो गया आंदोलन का परिणाम यानी महत्व या परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम के बारे में आपको नव चेतना का संचार हुआ, जनता में विकास यानी विश्वास में वृद्धि हुई, जनता में जैसे गांधी जी पर विश्वास बढ़ा और उन्होंने आंदोलन में साथ दिया जनता ने, ठीक है। उसका 3 नंबर है विदेशों में नैतिक सहानुभूति की भी प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से 5 से 7 लाइन हर टॉपिक पे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, जिसमें 1 नंबर टॉपिक है, सॉरी यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आते हैं। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग का आह्वान किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई जो 1942 में हुई थी में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी, ठीक है। उसके बाद अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 के पश्चात देश में आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन था, जो एक मतलब कम समय में फैल गया, ठीक है, और प्रभावशाली भी रहा। इस आंदोलन ने जहां एक ओर ब्रिटिश सरकार की नींव पूरी तरह हिला दी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को भी वह बता दिया कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं। जैसे अब हम समझेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। तो प्रमुख कारण यहाँ पे निम्नलिखित है। 1 नंबर ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति, दूसरा नंबर पॉइंट है क्रिप्स मिशन की असफलता, तीसरा नंबर पॉइंट है वर्मा के शरणार्थियों की करुण कहानी, 4 नंबर पॉइंट है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का वातावरण। सबके बारे में आपको 5 से 7 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। तो 1 नंबर यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का निम्नलिखित परिणाम हुआ। 1 नंबर में भारत में राजनीतिक जागृति हुई, क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और साम्यवादी तथा मुस्लिम लीग की विश्वासघात, ठीक है। इस प्रकार से आपको 5 से 7 लाइन हर टॉपिक बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि औरंगजेब के धार्मिक नीति की विवेचना करें। औरंगजेब ने धार्मिक नीति किस प्रकार से अपनाया था। तो औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के कारण ही गद्दी पे बैठा था, इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको। और वह भारत में इस्लाम धर्म का कट्टरता के साथ प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए वह अन्य सभी धर्म विशेषतः भारत के बहुसंख्यक धर्म हिंदू धर्म से घृणा करता था। जहां भारत के इतिहास में अकबर अपनी उदार एवं सहिष्णुता धार्मिक नीति के कारण विख्यात है, वही औरंगजेब अपनी कठोर असहिष्णुता एवं संकुचित धार्मिक नीति के कारण कुख्यात है। जैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति में लिखित है। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर है मंदिरों का विध्वंस, उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया भी थे। हिंदुओं पर जजिया कर जो अकबर ने समाप्त किया था उसे फिर से शुरू कर दिया। सरकारी पदों से हिंदुओं को हटाना, अपने अकबर ने था जो अकबर ने अपने दरबार में भी हिंदुओं को नियुक्त कर रहा था, उसे औरंगजेब हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिया, ठीक है। जैसे शादी विवाह वगैरह कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसमें क्या क्या प्रबंध करना है, उन सभी के बारे में नियम कानून बना दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। पलासी का युद्ध के कारण और परिणाम। सबसे पहले पलासी के युद्ध के बारे में इंट्रोडक्शन। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले के पलासी नामक स्थान पे युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब की सेना की पराजय हुई थी और कंपनी की जीत हुई थी। नवाब की सेना की पराजय इसलिए हुई क्योंकि उसके जो दरबारी वगैरह थे उन्होंने विश्वासघात कर लिया था। पलासी के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर में नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र, अंग्रेज और उसके दरबारी वगैरह मिलकर सेनापति वगैरह विश्वासघात किया था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी, अंग्रेजों द्वारा जो किलाबंदी किया जा रहा था उसके कारण भी पलासी का युद्ध का कारण बना था। अंग्रेजों द्वारा सुविधाओं का जो दुरुपयोग हुआ था या नवाब के शत्रुओं को शरण भी दे रहा था जो अंग्रेज के अधिकारी वगैरह, इसलिए पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के क्या कारण थे, इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, यानी विवेचना करें। तो भारत विभाजन के कारण क्या थे, किस प्रकार से विभाजन किया गया। तो वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत भी एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू मुस्लिम अपने
मध्य धार्मिक मतभेद को मिटाने में सफल नहीं हो पाए, अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया था। 1857 के बाद ही उसने शुरू कर दिया था, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। लॉर्ड माउंटेबल ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से समझौता कराना असंभव था, यानी संभव नहीं था। उस समय सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे थे, इसलिए माउंटेबल ने भारत का विभाजन ही करना उचित समझा। उसके अंदर भारत के प्रमुख यानी भारत विभाजन के प्रमुख कारण जो थे वो निम्नलिखित है। एक नंबर में सांप्रदायिक दंगे, चारों तरफ दंगे फैल चुके थे। माउंटेबल का प्रभाव मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके कारण भी था। पाकिस्तान की मांग चल रहा था, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति भी थी। सभी के बारे में 5 से 7 लाइन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की उपलब्धियों की विवेचना करें, या बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कैसे किया, यानी संस्थापना कैसे किया, विवेचना करें। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले। इंट्रो में सभी इतिहासकारों ने एकमत होकर स्वीकार किया है कि बाबर अपने युग के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था तथा किसी भी देश या काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। बाबर एक ऐसा सुसंस्कृत और खुशदिल व्यक्ति था जो कला और साहित्य के पुजारी होने के साथ साथ फारसी के कवि भी था। ठीक है, उसका बाबर के बारे में, मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर ने निम्नलिखित भूमिका निभाया था। एक नंबर में मुगल साम्राज्य की स्थापना, जनता की सुरक्षा का भी ख्याल रखा था, मंत्रियों से परामर्श लेना, जो भी मंत्री रखा था उनसे परामर्श वगैरह लेकर भी कोई काम करता था। धर्म की स्वतंत्रता दे रखी थी उसने, कला और प्रकृति इससे भी प्रेम था, यानी कला वगैरह का निर्माण भी कराया था। तो सभी के बारे में 5 से 7 लाइन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। खिलाफत आंदोलन, कारण, प्रभाव। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों में प्रथम बार अंग्रेज विरोधी भावना एवं मुस्लिम चेतना खिलाफत आंदोलन में दृष्टिगोचर हुई। इससे पहले भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के अनन्य भक्त बने हुए थे। खिलाफत आंदोलन का स्वरूप धार्मिक अधिक था। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्म गुरु मानते थे। ठीक है, यानी धर्म गुरु यानी खलीफा मानते थे। मुगल सम्राटों के समय गजनी के सुल्तान को खलीफा माना जाता था और गजनी का सम्राट नष्ट होने से तुर्की का सुल्तान ही भारतीय मुसलमानों का धार्मिक नेता बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंट्रो देना है। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। एक नंबर में ब्रिटिश सरकार का भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात। दूसरा नंबर पॉइंट है गांधी जी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को का समर्थन। तीसरा नंबर पॉइंट है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। और 4 नंबर पॉइंट है शिष्टमंडलों की असफलता। सभी के बारे में 5 से 7 लाइन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और स्वदेशी आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। स्वदेशी आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन में बने माल यानी जो भी वस्तु थे ब्रिटेन से आ रहे थे उसका बहिष्कार करना, यानी बहिष्कार करना, उपयोग ना करना। भारत में बने माल का अधिक प्रयोग यानी वस्तु का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना। भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना, यानी कि जो वस्तु यहाँ पे कुटीर उद्योग वगैरह थे उन्हें सहयोग करना। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसका भी आपको पॉइंट यानी टॉपिक वाइज आंसर देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो भी इतने क्वेश्चंस है इन सभी क्वेश्चन की आप तैयारी करते हैं तो 100% आप इसी से एग्जाम में लिख सकते हैं। जो भी इसका पॉइंट वगैरह है इसका आंसर किस प्रकार से मिलेगा, तो आंसर के लिए हमने कुछ वीडियो जो भी कुछ क्वेश्चंस है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है आंसर का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द इस सभी का जो भी आंसर है उसका एक्सप्लेन करके हमने वीडियो अपलोड हम कर देंगे। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, चैनल सब्सक्राइब के लिए नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और अदर की जो भी आपका सब्सिडी सब्जेक्ट है पार्ट 2 और पार्ट 3 का, उन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।